दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार और अच्छी कहानी है, अच्छे से मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मिसचीवियस माउस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मिसचीवियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शरारती, शरारती चूहा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there was a mischievous mouse। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां was या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, देयर वॉज ए मिस्चीवियस माउस। दोस्तों, यहाँ पे देयर का यूज़ किया गया। देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन दोस्तों यदि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट के वाक्यों में देयर का प्रयोग पहले होगा तो देयर का वहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं निकाला जाता है। देयर का प्रयोग मात्र वाक्य को बनाने में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, देयर वॉज ए मिस्चीवियस माउस, एक बार एक शरारती चूहा था। वन डे he saw a big bull sleeping under a tree। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना और सेकंड फॉर्म सॉ, SAW, इसको सॉ पढ़ेंगे। वन डे, एक दिन, ही सॉ, उसने देखा, अ बिग बुल, एक बड़े बुल को, बुल का मतलब बैल या फिर सांड, उसने एक बड़े सांड को देखा है, कह सकते हैं एक बड़े बैल को देखा। स्लीपिंग, सोते हुए, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे ही सॉ अ बिग बुल स्लीपिंग अंडर अ ट्री। एक दिन उसने एक बड़े बैल को एक पेड़ के नीचे सोता हुआ देखा। द बुल वॉज ह्यूज इन साइज एंड हैड शार्प एंड लॉन्ग हॉर्न्स। द बुल वॉज ह्यूज इन साइज। दोस्तों, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, विशाल। द बुल वॉज ह्यूज इन साइज, सांड साइज में बहुत बड़ा था, बहुत मतलब कि विशाल था। एंड हैड शार्प एंड लॉन्ग हॉर्न्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट पजेसिव सेंटेंस है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो ऐसे वाक्यों में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में जो भी वस्तु होगी या जो भी चीज़ होगी उसको भी मेंशन किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? एंड हैड शार्प, और उसके तेज़, शार्प मतलब तेज़ या फिर नुकीले, और उसके तेज़ नुकीले और लंबे सींग थे। हॉर्न्स मतलब सींग। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द बुल वॉज ह्यूज एंड इन साइज एंड हैड शार्प एंड लॉन्ग हॉर्न्स। सांड साइज में बहुत बड़ा था, विशाल था, और उसके नुकीले और लंबे सींग थे। आगे देखिए। Every time he was breathing, his large nostrils opened and
क्लोज्ड, क्या अर्थ हुआ? एवरी टाइम, एवरी टाइम मतलब कि जब भी या जितनी बार भी। ही वॉज ब्रीदिंग, दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तब हमें वॉज का यूज़ करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वी, यू, दे और प्लूरल में वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है जिसके साथ वॉज का यूज़ किया गया है। एवरी टाइम ही वॉज ब्रीदिंग, जब भी वह सांस ले रहा था। ब्रीथ का मतलब होता है सांस अंदर लेना, श्वास लेना। जब भी वह सांस ले रहा था, हिज, उसके, लार्ज, बड़े बड़े, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स का मतलब होता है नथुने, उसके बड़े बड़े नथुने, ओपन, खुलते, एंड क्लोज्ड और बंद होते। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब भी वह सांस ले रहा था उसके बड़े नथुने खुलते और बंद होते। द माउस वॉज इन आ मिस्चीवियस मूड, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। मिस्चीवियस दोस्तों ये एडजेक्टिव है, तो क्या अर्थ हुआ? द माउस वॉज इन अ मिस्चीवियस मूड, चूहा एक शरारती चूहा जो था वो एक शरारत के मूड में था। ही सॉ द बुल ब्रीदिंग, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही सॉ द बुल ब्रीदिंग, उसने सांड को सांस लेते हुए देखा। ही वेंट टू द बुल एंड शट हिज नॉस्ट्रिल्स, दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू द बुल का मतलब हुआ कि वह सांड के पास गया। एंड शट, और बंद कर दिए, हिज नॉस्ट्रिल्स, उसके नथुनों को बंद कर दिया। आगे देखिए, द बुल वोक अप इन एंगर, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, आप इसकी सेकंड फॉर्म को नोट कर लीजिए। वेक अप, WAKE, वेक अप का मतलब होता है जागना, नींद से जागना, सेकंड फॉर्म है वोक अप। द बुल वोक अप इन एंगर, एंगर एक नाउन है जिसका मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। द बुल वोक अप इन एंगर का मतलब हुआ कि सांड गुस्से में जागा या गुस्से में जाग गया। ही गॉट अप एंड द माउस रैन, और दोस्तों गेटअप का मतलब होता है खड़े होना, सेकंड फॉर्म में खड़ा, सेकंड फॉर्म में गॉटअप। ही गॉटअप, वह खड़ा हुआ, या कह सकते हैं कि वह उठ गया। एंड द माउस रैन, और चूहा दौड़ा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। देखिए गेटअप और वेकअप दोनों का इस्तेमाल काफ़ी लोग करते हैं जागने में, लेकिन यहाँ छोटा सा एक फ़र्क है जो हमें समझना होगा। यदि कोई भी व्यक्ति नींद से जागता है तो उस समय हमें वेकअप का यूज़ करना होगा, जब कोई व्यक्ति नींद से जागता है जागने के लिए वेकअप। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जागा हुआ है और वो सिर्फ मतलब कि उठ के बैठ जाता है या फिर उठ जाता है, तो ऐसे में हमें वेकअप नहीं लगाना, उठने के लिए हमें गेटअप लगाना होता है। तो आप इस फ़र्क को समझें। कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बना देते हैं जहाँ पर हम वेकअप की जगह गेटअप लगाते हैं, तो इस फ़र्क को आप अच्छे से समझ लें कि नींद से जागने को वेकअप कहा जाता है, लेकिन जब व्यक्ति उठता है, मतलब कि फ़िलहाल वो सोया हुआ नहीं है, मान लीजिए कोई व्यक्ति नींद में है और वो जागा, तो वहाँ पर आप वेकअप लगा सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जागा हुआ है लेकिन वो उठ गया, उठ के बैठ गया, फिर उठ के खड़ा हो गया, तब हमें वेकअप नहीं लगाना, तब हमें गेटअप लगाना होगा। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द बुल वोक अप इन एंगर, सांड गुस्से से जागा। ही गॉट अप, वह उठा। एंड द माउस रैन, और जो चूहा था वो दौड़ा। रन मतलब दौड़ना, भागना, सेकंड फॉर्म रैन, और चूहा दौड़ा। आगे देखिए, द बुल सॉ हिम रनिंग एंड चेज्ड हिम, और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, हिम मतलब उसे। द बुल सॉ हिम रनिंग, सांड ने उसे भागते हुए देखा। एंड चेज्ड हिम, और उसका पीछा किया। दोस्तों CHASE, चेज का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, किसी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करना, और सेकंड फॉर्म में चेज्ड। तो क्या अर्थ हुआ कि द बुल सॉ हिम रनिंग एंड चेज्ड हिम, सांड ने उसे भागते हुए देखा और उसका पीछा किया। आगे देखिए, ही वॉन्टेड टू पनिश द माउस, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, सेकंड फॉर्म वॉन्टेड। ही वॉन्टेड मतलब वह चाहता था। टू पनिश, और PUNISH, पनिश का मतलब होता है किसी को सज़ा देना, दंड देना, दंडित करना।
और दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है, तो आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लें। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तब आपको उसको बनाने का जो तरीका है वो ये है कि पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद जब आप दूसरी वर्ब को मेंशन करेंगे तब आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लें कि जब भी आप कोई भी दो वर्ब का वाक्य बनाएंगे तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ही वॉन्टेड टू पनिश द माउस का मतलब हुआ कि वह चूहे को सज़ा देना चाहता था, या कह सकते हैं वह चूहे को दंड देना चाहता था। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दो वर्ब के वाक्यों के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा, दो वाक्य। आप यदि इस स्ट्रक्चर को समझ गए हैं तो वाक्य को आप ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। आप वाक्य को नोट कर लीजिए। वह घर खरीदना चाहता था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह घर खरीदना चाहता था। दूसरे वाक्य को भी नोट कर लीजिए, वह घर नहीं खरीदना चाहता था। तो दोस्तों दोनों ही जो मैंने आपको वाक्य दिए हैं, दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य हैं। एक अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है, और दोनों ही वाक्यों में दो वर्ब का प्रयोग करके आपको वाक्य को बनाना है। चलिए आगे देखिए। द टाइनी माउस रैन वेरी फास्ट एंड एंटर्ड इनटू आ होल इन अ वॉल। दोस्तों TINY, दोस्तों इसे कई लोग टिनी पढ़ते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसको टिनी नहीं, इसको टाइनी पढ़ेंगे। और टाइनी एडजेक्टिव है। टाइनी का मतलब होता है छोटा, छोटे को टाइनी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द टाइनी माउस रैन वेरी फास्ट। रन मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन। छोटा चूहा बहुत तेज़ दौड़ा। एंड एंटर्ड, और वो घुस गया। इनटू आ होल, एक छेद में। इन ए वॉल, एक दीवार में, छेद में घुस गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द टाइनी माउस रैन वेरी फास्ट एंड एंटर्ड इनटू अ होल इन अ वॉल। छोटा चूहा बहुत तेज़ दौड़ा और दीवार में एक छेद में घुस गया। द बुल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड क्रैश्ड हिज हेड इनटू द वॉल। दोस्तों यहाँ पर कुड का यूज़ किया गया है, और आप इसके स्ट्रक्चर को भी नोट कर लें। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्यों की टेल पर, वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, तो ऐसे वाक्यों में कुड का यूज़ किया जाएगा। यदि वाक्य नेगेटिव होगा, जैसे यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो कुड के बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। द बुल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ का मतलब हुआ कि सांड खुद को, या कह सकते हैं अपने आप को, या फिर खुद को, सांड खुद को अपने, या कह सकते हैं अपने आप को, सांड अपने आप को नहीं रोक सका। एंड क्रैश्ड हिज हेड, और उसका सर टकरा गया। इनटू द वॉल, और उसका जो क्रैश मतलब किसी से टकरा जाना, और उसका जो सर था वो एक वॉल से, दीवार में टकरा गया। आगे देखिए। इट गॉट बैडली हर्ट एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग। दोस्तों हर्ट एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है चोटिल हो जाना, और जब हम किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तब हमें एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया है, और ये पास्ट का वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट लगाई गई है। बैडली मतलब बुरी तरह से, और ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है किसी सब वर्ब की विशेषता के बारे में बताना। तो क्या अर्थ हुआ? इट गॉट बैडली हर्ट। दोस्तों देखिए यहाँ पर इट क्यों लगाया गया? ये जो इट है ये बुल के लिए यूज़ किया गया है। ये एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का मतलब होता है हिंदी में सर्वनाम। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसे प्रोनाउन कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है सर्वनाम। तो यहाँ पर ये जो इट है उसे बुल के लिए यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? इट गॉट बैडली हर्ट, वह बुरी तरह घायल हो गया, कह सकते हैं चोटिल हो गया। एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, और उसका खून बहने लगा। चलिए, और दोस्तों ब्लीड मतलब रक्त बहना, खून बहना, और ये फोर्थ फॉर्म है। चलिए आगे देखिए। नाउ द बुल अंडरस्टूड दैट आइदर बिग और स्मॉल एनिमी इज़ नेवर वीक। क्या अर्थ हुआ? नाउ द बुल अंडरस्टूड। दोस्तों अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है समझना, और ये पास्ट का वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ कि अब सांड समझ गया कि, दैट मतलब कि अब सांड समझ गया कि आइदर बिग चाहे बड़ा, और स्मॉल और छोटा, एनिमी इज़ नेवर वीक। नेवर मतलब कभी नहीं, और एनी मतलब दुश्मन, दुश्मन कभी भी कमज़ोर नहीं होता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अब सांड समझ गया चाहे बड़ा या छोटा, दुश्मन कभी भी कमज़ोर नहीं होता है।
स्ट्रेंथ एंड साइज डू नॉट विन एवरी टाइम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव जब हम वाक्य, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। विन का मतलब जीतना और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। स्ट्रेंथ एंड साइज़ क्या अर्थ हुआ कि ताकत और आकार, डू नॉट विन नहीं जीतते हैं एवरी टाइम हर बार। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यही ख़त्म होती है और मैं समझता हूँ कहानी का मॉरल आपको समझ आ ही गया होगा। कहानी का मॉरल यही है कि हर बार जो ताकत है और जो साइज़ है वो कभी भी नहीं जीतते हैं। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी स्टोरी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो और आपने आज कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।